नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों के बारे में हर रोज चर्चा करते हैं। आज की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से यह कहूंगा कि अगर आप नियमित रूप से हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। जो चुनाव हो रहे हैं उसमें से 2 राज्यों के चुनाव शेष रह गए हैं, राजस्थान और तेलंगाना। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव है और वहां पर प्रचार कार्य जोर शोर से चल रहा है। आज कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया और जैसे कि हर जगह प्रवृत्ति दिख रही है, एक कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म, प्रतियोगी लोक लुभावनवाद देखने को मिल रहा है और कांग्रेस ने आज घोषणा की कि शायद वो 400 रुपए में सिलेंडर देगी, क्योंकि भाजपा ने 50 रुपए ज्यादा देने की घोषणा की थी। तो एक जोक ये चल रहा है कि शायद मुफ्त में मिल जाए अगर कुछ दिन ऐसे ही प्रतियोगिता चलती रहे। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं और राजस्थान में जो अभी चुनाव प्रचार चल रहा है उस हिसाब से आपके नजर में कौन सी पार्टी आगे है, किसकी संभावना? मेरा मानना यह है कि वोट उसको नहीं मिलेगा जो और ज्यादा सस्ता देगा। यानी मान लीजिए अगर किसी पार्टी ने सिलेंडर 50 रुपए महंगा दिया है, दूसरी पार्टी 50 रुपए सस्ता दे रही है, तो इस आधार पर उस पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। इसका सीधा मतलब होगा कि लोग ये मानेंगे कि दोनों ही पार्टियां उनको अधिकतम रियायतें देने के लिए आपस में होड़ कर रही हैं। लोग आकलन ये करेंगे कि जो पार्टी सत्ता में है उसने सुशासन दिया है या नहीं दिया है। एक हद तक 100% तो कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर जनता को यकीन है कि जो पार्टी सत्ता में है उसने काफी अच्छी हुकूमत देने की, अच्छा शासन करने की कोशिश की, कई मामलों में वो चूक गई लेकिन कई मामलों में वो कामयाब भी रही, अगर आमतौर पे ये छवि है तो लोग उस पार्टी को दोहराना पसंद करते हैं। तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती भी है, लेकिन वो निम्न स्तर की होती है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर पार्टी के ऊपर ये यकीन नहीं है, सत्ताधारी दल के ऊपर, कि इसने सुशासन नहीं दिया 5 साल तक, तो वो कितने भी लोक लुभावन वायदे करती रहे, कुछ भी करती रहे, मुझे नहीं लगता कि उसको वोट मिलेगा। और खासतौर से जो बीच में बैठा हुआ मतदाता है, यानी जो भाजपा का निश्चित मतदाता नहीं है, जो कांग्रेस का निश्चित मतदाता नहीं है, जो बीच में बैठा हुआ है, वो तो निश्चित रूप से, और उसकी संख्या काफी अच्छी होती है, वो 15 से 20% या कभी कभी 25% तक भी होता है। और इतना अगर वोट निर्णय कर ले कि किस तरफ जाना है, तो वो चुनाव का फैसला कर देता है। तो यहाँ पर और लोग मानते हैं कि ये जो लाभार्थी योजनाएं हैं, ये लाभार्थी योजनाएं किसी को सही या गलत और किसी पार्टी को अच्छा या खराब साबित करने की कसौटी नहीं है, ऐसा लोग मानने लगे हैं। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये प्रवृत्ति देखी गई थी कि लोगों ने भाजपा द्वारा जो लाभार्थी बनाए गए थे, लाभार्थी योजनाएं जारी की गई थी, उनकी प्रशंसा की। उनसे बातचीत जब करते थे लोग कहते थे हाँ बड़ा अच्छा कर रही है सरकार काम, लेकिन उस जितने लोग प्रशंसा करते थे उस हिसाब से उनको वोट नहीं दिए। वोट देने के मामले में और दूसरे बहुत, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में वोट देने के मामले में जिस चीज ने सर्वाधिक असर डाला है वो है कानून और व्यवस्था के सवाल पर आदित्यनाथ सरकार की जो छवि बन गई थी, वो छवि सही थी कि गलत थी, वो लोकतांत्रिक थी कि अलोकतांत्रिक थी, ये तो बात की बात है, इसके ऊपर तो चर्चा की जा सकती है और हम लोग करते भी रहते हैं। लेकिन एक छवि बन गई थी कि ये सरकार कानून और व्यवस्था की हालत सुधारने में कामयाब रही है, इसने अपराधियों पर कुछ नियंत्रण किया है, और ये सुशासन का एक बहुत बड़ा पहलू है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सुशासन का एक बहुत बड़ा पहलू है। इसी तरीके से सड़कें ठीक हुई हैं कि नहीं हुई हैं, इसी तरीके से बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, लोगों को आमतौर पर कर्ज की सुविधाएं वगैरह प्राप्त हो रही हैं रियायती दर पे कि नहीं प्राप्त हो रही हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें, ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार है, हमेशा रहता है, लेकिन उस पे इसके ऊपर थोड़ा बहुत नियंत्रण लगाने की कोशिश की गई है या नहीं की गई है, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये किसी सरकार की छवि बनाती हैं। एन मौके पे 6 महीने पहले, 7-8 महीने पहले आप बहुत सारी लाखों करोड़ों अरबों रुपए की योजनाओं की घोषणा कर दें, तो ठीक है, लोग लाइन में लग के फायदे ले जाएंगे आपसे, लेकिन वो बदले में वोट देंगे
हो सकता है कुछ लोग दे दें वोट, लेकिन उससे इतने वोट नहीं मिलेंगे कि आपकी सरकार दोबारा बन जाए। अगर गहलोत सरकार ने ये ठीक ठाक कुछ काम किया होगा पिछले 5 साल में, तो फिर ये जो योजनाएं उन्होंने चलाई हैं ये उनके लिए बहुत लाभकारी साबित होंगी। लेकिन इन योजनाओं के आधार पर उस सरकार से आकर्षित होने की जो बुनियादी शर्त है, वो शर्त सुशासन है। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म है, जो एक प्रतियोगी लोक लुभावनवाद है, जो आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, ये चुनाव में एक रंगीनी लाता है, एक बहस का मौका देता है, जोश खरोश पैदा करता है, कार्यकर्ताओं के पास कहने के लिए कुछ होता है, वोटरों के पास वो जाते हैं, ये सब कहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अंततः वोटर ये देखते हैं कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कुछ बेहतर हुई है या नहीं बेहतर हुई है, थोड़ी बहुत साफ सफाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। बहुत साफ सफाई का रिकॉर्ड तो सारे हिंदुस्तान में कहीं भी अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत सरकार की तरफ से इस तरह की कोशिश है कि नहीं, ये स्वच्छता की कोशिश है कि नहीं, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं छोटी छोटी जो कि सरकार की छवि को सुधारती हैं। जनप्रतिनिधि जनता की मांग पर उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है, वो हेकड़बाज है, एरोगेंट है, या वो विनम्र है, वो केवल अपनी जात बिरादरी का ही काम करता है या सबका काम कर रहा है। किसी एक जात बिरादरी को बहुत ज्यादा तो वो नहीं, अतिरिक्त सारी हदें तोड़ के तो नहीं उसको फायदा पहुंचाया जा रहा है, इसका मतलब दूसरे को कम फायदा मिलेगा। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इनके आधार पर तय होता है कि किसी सरकार की छवि क्या है। अब राजस्थान में क्या अशोक गहलोत की सरकार की ये छवि है? अशोक गहलोत पिछली बार जब चुनाव हारे थे तो उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी छवि बहुत अच्छी है, उन्होंने सरकार अच्छी चलाई, अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार गए और काफी बुरी तरीके से चुनाव हारे। उस वक्त एक पहलू ये था कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी 2000 केंद्र सरकार के खिलाफ है, वो कांग्रेस वो उनके खिलाफ चली गई थी, वो शीला दीक्षित के भी खिलाफ चली गई थी। कांग्रेस के बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री जिनके आमतौर पर लोग काम को बहुत बुरा नहीं मानते हैं, उन लोगों को एंटी इनकम्बेंसी का बहुत खामियाजा उठाना पड़ा था। तो कुछ इस तरह के फैक्टर भी हो सकते हैं जो फैक्टर आज मौजूद नहीं है। आज तो कांग्रेस का जो 2014 और 2019 में प्रदर्शन था, लोग उसको तकरीबन भूल चुके हैं और कांग्रेस एक तरह से लोकप्रियता के एक उछाल की तरफ है। बहुत बड़ा उछाल भले ही ना हो, लेकिन जिस गर्त में वो पड़ी हुई थी वहां से तो वो उछल कर ऊपर आ गई है और आगे कदम बढ़ा रही है। तो ये एक फर्क दिखाई पड़ा है। तो इस तरह बहुत सी बातें अशोक गहलोत के पक्ष में हैं। वो एक सक्रिय और चैतन्य मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान की जो चुनावी मुहिम है पूरी तरीके से उसकी लगाम उनके हाथ में है। ऐसा कहा जाता है कि शायद आला कमान उनसे पूरी तरह खुश नहीं है, विभिन्न कारणों से, जिनकी हम लोग आगे कभी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आला कमान उनकी टांग खींच रहा हो या उनकी मदद न कर रहा हो। आला कमान ने सचिन पायलट को मजबूर किया है कि वो अशोक गहलोत के खिलाफ बोलना बंद करें और चुनाव प्रचार में उतरें और दोनों मिलकर चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़े। तो ये सब हो रहा है। इसमें कुछ भी कमी वगैरह जो बेशी है उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों जयपुर में जमे हुए हैं, ऐसी खबर आई है। तो वो इन चीजों को भी वो दुरुस्त करेंगे। लेकिन मैं अभी मानता हूं कि कांग्रेस राजस्थान में भाजपा से आगे नहीं चल रही है। मैं मानता हूं कि भाजपा से एक कदम पीछे है और जो आमने सामने की लड़ाई होती है, टू पार्टी सिस्टम होता है, उसमें एक कदम पीछे होना भी काफी पीछे होना होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कदम पीछे हैं, इसका मतलब है आप कोशिश करके चुनाव को फंसा सकते हैं, लड़ाई को काफी कड़ा बना सकते हैं। अगर ऐसा कर पाए अशोक गहलोत और कांग्रेस ऐसा कर पाई तो उसके कांग्रेस को बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। राजस्थान में कुछ दूसरे छोटे दल भी हैं, जैसे बेनीवाल की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। आदिवासियों की एक छोटी पार्टी है जो अलग से चुनाव लड़ रही है। एक आध सीटों पे सीपीआईएम भी रहती है। पर खास तौर पे जो जाटों की पार्टी के रूप में बेनीवाल की पार्टी उभरी है, उस पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो क्या राजस्थान में ऐसी भी संभावना है कि कोई तीसरी शक्ति कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में आ जाए? नहीं, पिछली बार वैसी बहुत सी सीटें थी जिन सीटों पर जो जीत हार का फैसला काफी कम था। वो सारे आंकड़े
पब्लिक डोमेन में है, उन आंकड़ों को बड़ी आसानी के साथ हासिल किया जा सकता है। मैं एक मोटी बात ये मानता हूं कि जो छोटी पार्टियां हैं, बहुत छोटी पार्टियां हैं, जो जिनका कुछ इलाकों में कुछ एक ही समुदाय वगैरह में प्रभाव होता है, इनका चुनाव में हस्तक्षेप करने की क्षमता में लगातार गिरावट आई है। अब वो पहले की तरह चुनाव जीतने हारने की धीरे धीरे करके, संजय कुमार ने एक आंकड़ा पेश किया है, आंकड़े पेश किए अपने लेख में, जिन्होंने बताया है कि इनकी क्षमता जो है लगातार गिरती जा रही है। लेकिन फिर भी ये लोग किसी स्थानीय स्तर पर कुछ प्रभावित कर सकती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन वो कितना प्रभावित कर पाएंगी, क्या कर पाएंगी, ये निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से उसकी जांच करनी होती है। क्योंकि पूरे राजस्थान में तो उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरे राजस्थान में तो जो मतदाता हैं वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में बटे हुए रहेंगे, उनके बीच में उनका ध्रुवीकरण होगा। और जैसे अगर ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा होगा तो उतना ही जो अन्य की कैटेगरी में आने वाली ये पार्टियां हैं, इनको वोट और भी कम मिलेगा। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को देखें, नरेंद्र मोदी के भाषणों के बारे में पढ़ रहा था, तो वो कई बार सनातन खतरे में है, फिर भ्रष्टाचार काफी रहा, और फिर हमने काफी काम किया लोक लुभावन, इस तरीके से। तो इन 3 मुद्दों को ध्यान केंद्रित करते हैं। पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो इस बात पे हमलावर है कि क्या मोदी जी खुद मुख्यमंत्री बनने आएंगे? तो मुख्यमंत्री का चेहरा ना होना, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मुहिम में एक नई घटना हुई है, उस घटना पर निगाह रखनी जरूरी है। वो ये है कि धीरे धीरे वसुंधरा राजे सिंधिया को थोड़ा महत्व मिलना शुरू हुआ है। अभी तक उनको बिल्कुल महत्व नहीं मिल रहा था। अब उनको प्रधानमंत्री जब सभाएं करते हैं तो कई सभाओं के मंच पे उनको देखा गया है। हालांकि प्रधानमंत्री कोई उनका जिक्र नहीं करते और कोई उनकी तारीफ नहीं करते, उनको नेता की तरह पेश नहीं करते। और अब प्रधानमंत्री का जो अपना ट्विटर हैंडल वगैरह है, उसपे उन मंच की कुछ इस तरह की तस्वीर भी एक डाली गई है, जिसके अंदर वो वसुंधरा राजे के साथ खड़े हुए हैं। तो उसको देखते वसुंधरा राजे ने फौरन उस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है, और कुछ उससे जो छूट उन्हें मिलती दिखाई दी, उसका फायदा उठाकर उन्होंने अन्य तमाम तस्वीरें डालनी शुरू कर दी हैं। तो वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि राजस्थान के चुनाव में हमारी एक सुनिश्चित भूमिका है और प्रधानमंत्री का हाथ भी मेरे ऊपर पीठ पे है। तो ये इस तरह की छवि भी प्रोजेक्ट की जा रही है कि वसुंधरा राजे से प्रधानमंत्री का कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। तो ये सब हो रहा है वहां पर। लेकिन भाजपा जो कुछ भी ये कर रही है, संकोच के साथ कर रही है, खुल के नहीं कर रही है भाजपा। तो इसमें कच्चा पक्का रहता है कि पता नहीं इसका असर क्या होगा, क्या नहीं होगा। मतलब वसुंधरा राजे को मैसेज मिलता है इससे कि भाई उनकी कुछ ना कुछ बनेगा उनका मामला, अगर भाजपा जीतती है। लेकिन साथ में मन में एक शंका भी रहती है कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। वसुंधरा राजे भी काफी घुटी हुई और वरिष्ठ नेता हैं, वो भी राजनीति के सारे दांव पेचों को जानती हैं, राजस्थान के जातिगत गणित पे भी उनकी महारत है। तो वो भी अपने हिसाब से सोच के कदम उठा रही होंगी कि कहाँ पे हमें अपनी पार्टी की जम की मदद करनी है, कहाँ मदद का दिखावा करना है। तो ये सारी भाजपा के अंदर एक राजनीति चल रही है, और इस राजनीति का अंत में परिणाम क्या होगा इसके बारे में बहुत मुश्किल है भविष्यवाणी करना, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा किस्म की राजनीति होती है। यहाँ तो आप राजस्थान में ही हो, एक एक सीट का हिसाब किताब आपके सामने हो, वहां के स्थानीय लोगों से बैठ के आप कुछ चर्चा करें और देखें इस सीट के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस सीट पर बेनीवाल का आदमी खड़ा हुआ है, इस सीट के ऊपर कोई और पार्टी खड़ी हुई है। तो ये सब पुष्पेंद्र सिंह जी हैं जो किसान नेता हैं, तो उनकी पार्टी खड़ी हुई है, सतपाल मलिक के लोग खड़े हुए हैं। तो अब उसमें देखना पड़ेगा कि जो बेनीवाल जाट समुदाय से आते हैं, देखना पड़ेगा कभी राजस्थान के जाटों का मुख्य रुझान इस तरफ किस तरफ है। जाट बहुत बड़ी संख्या में है राजस्थान में, बहुत चुनावी दृष्टि से बहुत शक्तिशाली है। जब वो कांग्रेस के साथ होते थे तो कांग्रेस लगातार जीतती थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको आरक्षण दिया तो वो भाजपा के साथ आ गए। इस बार सुना जाता है कि इस बार कांग्रेस में उनकी दिलचस्पी फिर से बढ़ी है। कितनी बड़ी है, क्या बड़ी है, बेनीवाल जी जहां खुद उनके उम्मीदवार लड़ रहे होंगे, कुछ खास उनके आदमी, वहां हो सकता है उनको कुछ जाटों के वोट दिला पाए। लेकिन क्या सारे राजस्थान के जाटों पर उनका प्रभाव है, मुझे इस बात में संदेह है। तो ये ऐसी स्थितियों का आकलन करने में ये पेचीदगी है। आज 2 घटनाएं घटी। एक तो राहुल गांधी ने अपनी कुछ चुनावी सभाओं में जब
जनता के बीच से पनौती शब्द आया तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया कि उनके कारण से, उनके जाने के कारण से भारतीय टीम हार गई। फिर शाम में एक और घटना यह हुई कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में 751 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली और खबर ये चलाई गई कि सोनिया और राहुल गांधी की संपत्ति ईडी ने जब्त की, उनके लिए भारी झटका। तो इन दोनों घटनाओं को आप क्या जोड़कर हम देख सकते हैं और आपको कैसे? राजस्थान के चुनाव का फैसला राजस्थान की जो विशिष्ट स्थितियां हैं उनको संबोधित करने वाले कदमों से होगा। अब नेशनल हेराल्ड वाले मामले में क्या कार्रवाई हुई है उसका राजस्थान के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम हार गई है, जीत गई है, और उसमें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका थी, वो अपशकुन था कि शगुन था, उनको जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, ये राजनीतिक मनोरंजन के लिए ये बहसें अच्छी हैं। लेकिन इसका राजस्थान के वोटर इस आधार में फैसला करेंगे, मुझे इसमें पूरा शक है। ये एक तरह की गैर गंभीर राजनीति है, ये जो विश्व कप क्रिकेट के इर्द गिर्द हो रही है, जो है, इसका मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का कोई गंभीर पॉलिटिकल नैरेटिव इससे निकलता है। एक चीज कही जाती है कि जो मैं एक आज तक के वेबसाइट पे देख रहा था, प्रधानमंत्री के अपमान वाली बात, और ये कहा गया कि भाजपा के लिए एक तुरुप का पत्ता हो सकता है, तो इसको एक मुद्दा बना सकती है कि प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, प्रधानमंत्री का अपमान हुआ। कैसा हो सकता है? कर्नाटक में मुंह के बल गिर चुका है। कर्नाटक में तो खुद प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में कहा था कि मेरा 91 या 92 बार अपमान हुआ है। उन्होंने अपमानों की संख्या भी गिनाई थी, लेकिन उसकी वजह से तो भाजपा वहां नहीं जीती। देखिए, ये सब चीजें प्रधानमंत्री की छवि को बहुत ज्यादा बढ़ाने चढ़ाने के लिए मीडिया द्वारा गढ़ी गई चीजें हैं। इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है कि सम्मान हो रहा है, इस चीज से कोई उनकी छवि नहीं बनती है। प्रधानमंत्री के मुकाबले एक राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्पहीनता की स्थिति है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थकों और बहुत ज्यादा मुसलमान विरोधी बातें करते हुए लोगों से जब मैंने एक सवाल पूछा है, ऐसे लोगों से मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती है, मुझे देखकर वो और ज्यादा जोश खरोश के साथ प्रधानमंत्री का समर्थन करने लगते हैं, और मियाँ भाइयों ने बड़ा गजब कर दिया है, बहुत उन्हें फिट करना जरूरी है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करने लगते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ अगर प्रधानमंत्री का एक सुपरिभाषित विकल्प आपके सामने हो तो आप या आप जैसे लोग क्या करेंगे, तो उनमें से बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि हम छोड़ देंगे, हम उन्हें छोड़ देंगे। तो हमने क्यों छोड़ देंगे, तब फिर उसकी कमियां गिनाने लगते हैं कि भाई उन्होंने ये उम्मीद थी, उन्होंने ये नहीं किया, ये उम्मीद थी कि ये नहीं किया। लोग आमतौर पर कहते हैं कि अगर कोई विकल्प हो तो नरेंद्र मोदी के वोटों में बहुत ज्यादा गिरावट आने वाली है। वो विकल्प कहां से आएगा, कैसे आएगा और उसका आधार क्या होगा, ये सब अभी स्पष्ट नहीं है। बहुत लोगों ने मुझसे ये बात कही है। जब मैं उनसे यही पूछता हूं कि ठीक है, आपके जो विचार हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आज नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनौती देने वाली हस्ती उभरे तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा तो हम इनको छोड़ देंगे, हम उसको आजमाएंगे। तो एक काल्पनिक सवाल मेरे मन में ये आता है कि अगर 5 राज्यों में के चुनाव में भाजपा की बुरी हालत होती है, तब भी भाजपा के भीतर से तो विकल्प नहीं आने वाला है, कम से कम 24 तक। अभी नहीं, जब तक लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी नहीं फिसलेंगे तब तक भाजपा के अंदर उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं लगेगा। उसका एक बड़ा कारण है, 2018 और 19 के चुनाव का जो समीकरण है वो उसका बहुत बड़ा कारण है। भाजपा वालों को लगता है कि विधानसभा चुनाव हार जाने के बावजूद भी लोकसभा में बहुत जम के जीत सकते हैं, इसलिए भाजपा में लोग विधानसभा चुनाव हार जाने के सवाल को लेकर कुछ बेचैनी तो है, लेकिन उस तरह से विचलित नहीं है जिस तरीके से ये उनके लिए अस्तित्व का सवाल नहीं है इन चुनावों को हारना। इस तरह कांग्रेस के लिए इन चुनावों को हारना अस्तित्व का सवाल है। कांग्रेस का तो भट्टा ही बैठ जाएगा अगर वो इन चुनावों को बुरी तरीके से हार जाती है तो। भाजपा को चिंता है और वो चाहती है कि कोई बड़ी हार उसको नसीब ना हो, लेकिन उसको ये नहीं लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया चुनाव हारने पे। देखिए, अगर कांग्रेस इन राज्यों में चुनाव हार जाती है तो आप मान लीजिए कांग्रेस के लिए तकरीबन सब कुछ खत्म हो गया, और कांग्रेस के लिए सब कुछ खत्म होने का मतलब है विपक्ष के लिए काफी कुछ खत्म हो गया। तो विपक्षी राजनीति को अगर मजबूत बनना है आगे जाके, तो उसे कांग्रेस को इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा, कोई इसका विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है। इतने बड़े राज्यों में चुनाव कौन हारना चाहता है, लेकिन अगर वो खुदा न खास्ता चुनाव हार गई, अपनी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो ऐसा नहीं है कि भाजपा में बिल्कुल मूड उनकी उनकी उनके कंधे ढलक जाएंगे और वो बिल्कुल निराश होकर बैठ जाएंगे कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्योंकि वो देख चुके हैं 2019 में कि वो लोग विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा जीत सकते हैं, तो ये उम्मीद उन्हें
18-19 के समीकरण के कारण ये बंधी रहेगी। एक आखिरी सवाल राम रहीम के बारे में है, जिन्हें अक्सर फरलो शब्द इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिनों के लिए बाहर आते रहते हैं और यह माना जाता है कि जब भी हरियाणा में या उसके आसपास के राज्य में चुनाव हो, तो वो उन्हें राज्य सरकार की तरफ से छूट दी जाती है। तो आप इस तरह की छूट को कैसे देखते हैं? क्या ये भाजपा की निर्भरता भी है? नहीं, केवल भाजपा का कुछ नहीं है। भाजपा तो चूंकि इस वक्त सत्ता में है और वो सारे काम करती हुई दिखती है, इसलिए भाजपा का चेहरा सबसे आगे दिखता है। राम रहीम के ऊपर जब जिन आरोपों में राम रहीम को सजा हो रही है, जिन बलात्कार और छत्रपति की जो प्रजापति थे पत्रकार, मैं उनके कार्यक्रम जो सिरसा में होता है मैं उसमें जा चुका हूँ भाषण देने के लिए। तो वो उनकी हत्या में जो ये सारे आरोप उनके ऊपर पहले से थे, उसके बावजूद कांग्रेस जो है उनसे मदद लेती थी। कांग्रेसी नेता भी उनके पास जाते थे। आज टीवी पर तस्वीरें दिखाई जा रही थी, वो भाजपा नेताओं की तस्वीरें भी थी और कांग्रेसी नेताओं की भी तस्वीरें थी। फिर जब उनको सजा हो गई तब शायद कांग्रेसी नेता जाना उन्होंने बंद कर दिया। अब भाजपा नेता ही सब ज्यादा जाते हैं, भाजपा नेता ही उनको चुनाव प्रचार उनसे करवाते हैं। लेकिन आप पिछला रिकॉर्ड देखिए तो जैसे हिमाचल प्रदेश से पहले उन्हें छोड़ा गया था, हिमाचल प्रदेश में भाजपा चुनाव हार गई। पंजाब के पहले उनको छोड़ा गया था, पंजाब में भाजपा कुछ बना नहीं भाजपा का, आम आदमी पार्टी को वो चुनाव जीतने से वो नहीं रोक पाए। इसी तरीके से आप देखिए कि जब भी उनका चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता में काफी गिरावट आई है। एक जमाने में माना जाता था कि वो अपना वोट इधर से उधर कर सकते हैं, अपने भक्तों या प्रेमियों का वोट इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा इस तरह का दिखाई नहीं पड़ता है। धीरे धीरे करके ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि इन चीजों का महत्व बहुत ज्यादा टिकाऊ रहेगा। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वो वोटों को प्रभावित करते हैं, फिर भी ये मादा होना चाहिए किसी भी राजनीतिक पार्टी में कि वो ऐसे तत्वों को बढ़ावा ना दे, और अगर देता है तो लोकतंत्र के खिलाफ कार्य करता है। पूरे लोकतंत्र को चुनावी जीत में समेट दिया गया है। लोकतंत्र का मतलब हो गया है चुनाव जीतना। उसके बाद लोकतंत्र की गुणवत्ता क्या है, उसके मूल्य क्या है, उसका कोई सैद्धांतिक आधार है, उसकी कोई नैतिकता है, इसकी कोई परवाह नहीं करता। एक तरह से ये बातें करना भी लोगों ने बंद कर दिया है। पहले कम से कम परवाह नहीं करते थे, लेकिन मुंह जवानी बातें करते थे। अब धीरे धीरे मुंह जवानी बातें करना भी बंद कर दिया। अब आप देखिए भाजपा ने उनको छोड़ा है, क्या उसके छोड़े जाने की कांग्रेसियों ने निंदा की है? आपने सुना कहीं किसी कांग्रेस अभी तक नहीं सुना। कोई निंदा नहीं की? ठीक है, कांग्रेसियों ने नहीं छोड़ा है उन्हें, और वो हो सकता है भाजपा उन्हें कांग्रेस के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगी, लेकिन कांग्रेसियों ने उनकी कोई निंदा नहीं की। तो उससे वो सोचते हैं शायद इससे हमें और नुकसान हो सकता है, तो वो भी रणनीतिक चुप्पी साधे हुए हैं। तो इस प्रकार से सब ये चलता रहता है। तो ये राजनीति एक बहुत बड़ा हमाम है, जिसके अंदर सारी पार्टियां हमाम में स्नान कर रही हैं। जो नंगी है स्नान कर रही हैं। जो सत्ताधारी दल है उसकी नग्नता ज्यादा दिखाई पड़ती है, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही हैं, उनकी नग्नता थोड़ी धुंधली दिखाई पड़ती है। लेकिन बहुत इस मामले में कम से कम कोई बहुत फर्क नहीं है। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और कल हम फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। एक बार मैं फिर से आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप नई परख चैनल से नियमित रूप से जरूर जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।